हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th की फिजिक्स और टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब हम डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आप लोग जानते ही होंगे। तुम जानते हो कि यदि हम क्या करें, यदि टू चार्जेस सेम इन मैग्नीट्यूड, देखो ये माइनस क्यू मतलब मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो ये माइनस क्यू का जितना मैग्नीट्यूड है ये प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है। यदि ये 2 कूलम है तो ये भी 2 कूलम है, यदि ये 1 कूलम है तो ये भी 1 कूलम है, बस दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट है। इफ टू चार्जेस इज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, क्या हो, किसी प्लेस पर हो, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। दो चार्ज होने चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर ये सेपरेट होने चाहिए। तो इस व्यवस्था को, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है? क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है? क्या बिल्कुल करेगा। आपको पता है कि नहीं कि यदि हम कोई अकेला सिंगल चार्ज रखते हैं, यदि सिंगल चार्ज यहाँ पर प्लेस्ड है तो इसमें से क्या निकलता है, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। मतलब सिंगल चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो डाइपोल तो क्या है, दो चार्जेस का, टू चार्जेस का ये ग्रुप है, तो ये तो दोनों मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इसमें दो केस है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में बेटा दो केस है। एक क्या है, तो ऑन एक्सियल लाइन, ऑन फर्स्ट केस ऑन एक्सियल लाइन। अच्छा, ये एक्सियल लाइन क्या होता है, तो मान लो कि ये क्या है तुम्हारा, ये डाइपोल है, ध्यान देना, ये डाइपोल, ये ए और बी क्या है, एक डाइपोल है। यहां पर क्या रखा हुआ है, माइनस चार्ज, यहां पर क्या रखा हुआ है, प्लस चार्ज। ठीक है, और इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, ए और बी के सेंटर को, ठीक है ना, ए और बी के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है, इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। इन दोनों का एक्सिस है, और इसी एक्सिस से थोड़ा सा और हम आगे बढ़ जाए, चार्ज से इधर बाहर या इस चार्ज से इधर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन। कोई प्रॉब्लम? दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन होती है इज कॉल्ड ऑफ द एक्सियल लाइन। ठीक है, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं। ठीक, अब ये एक्सियल लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, तो एक्सटेंड करने के बाद एट ए पॉइंट पी, मान लो उसी एक्सियल लाइन को थोड़ा मैंने आगे एक्सटेंड किया, इस पॉइंट पी पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं। ठीक है, मेरा पर्पस है कि मैं यहां पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत ही आसान है। ध्यान देना, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन लॉ पढ़ा होगा, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन लॉ पढ़ा होगा। तुम जानते हो कि यदि बहुत सारी पॉइंट चार्जेस हैं, बहुत सारी, सपोज दैट ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, और इसके वजह से मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं Q1 की वजह से अलग निकालूंगा, Q2 की वजह से अलग निकालूंगा, ड्यू टू Q3 अलग निकालूंगा, और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का क्या कर दूंगा, सही सही कह रहे, वेक्टर सम कर दूंगा। क्या कर दूंगा, वेक्टर सम कर दूंगा। तो जस्ट इसी तरह से इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप देख पा रहे हो कितने चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में बेटा कितनी चार्जेस हैं, दो चार्जेस है ना। देखो, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। अब ये प्लस क्यू पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो सर बी से पी की ओर होगा। देखो मैंने इसके लिए एरो ड्रॉ किया हुआ है यहाँ, ठीक है ना, बी से पी की ओर। और ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये किधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो सर P से A की ओर करेगा। क्यों ऐसा होगा, तो तुम्हें पता है कि कोई सिंगल चार्ज होता है और पॉजिटिव होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, सर आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड होती हैं, बाहर निकलती हैं, चार्ज से बाहर निकल के जाती हैं। ठीक है, और यदि तुम्हारा नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इन्फिनिटी से आके और यहीं एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है ना, तो नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होता है। यदि ये सोर्स चार्ज है, मान लो ये Q ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया और ये नेगेटिव है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के डायरेक्शन में होगा, और यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे फ्रॉम होगा। क्लियर है ना? तो ध्यान देना, तो यदि मुझे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक E1 और दूसरा E2। E1 किधर होगा, किसके कारण है, तो E1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। E2 किसके कारण है, इट इज अ ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इस E1 का डायरेक्शन चूंकि पॉजिटिव के कारण है तो अवे फ्रॉम होगा, और ये नेगेटिव के कारण है तो नेगेटिव चार्ज की ओर ही होगा। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो हमें पता है कि यदि दो वेक्टर किसी एक ही पॉइंट पर हो और बिल्कुल अपोजिट हो, जैसे सपोज करो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है ना, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो बड़े वेक्टर में से रिजल्ट के लिए बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को घटा देना चाहिए। ठीक है ना, दो वेक्टर यदि बिल्कुल अपोजिट होते हैं तो हम बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक E1 है, दूसरा E2। अब क्वेश्चन है कि दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स करके देखते हैं कि बड़ा कौन है। तो यदि मैं लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा देखो, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज यदि हम निकालें तो क्या आएगा ये, तो ये आएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन, और अब हमको देखना है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। तो तुम देख रहे हो कि हमने सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस R कंसीडर किया हुआ है। तुम ये भी देख पा रहे हो कि डाइपोल की लेंथ 2L होती है, तो यहां से हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। तो अब ये डिस्टेंस हम ज्योमेट्री लगा के निकाल सकते हैं कि सर R में से इस L को माइनस कर दीजिए तो ये डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। तो ये Q अपॉन क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कोई डाउट? यदि इसकी डायरेक्शन की बात हो तो देख रहे हो B से P की ओर, तो वी कैन राइट हियर अलोंग, क्या लिख सकते हैं, अलोंग BP। ठीक है ना, BP के डायरेक्शन में। अब देखो बेटा, यदि हम ये निकालें कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हमें क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं, E2 इक्वल टू, ध्यान देना, E2 इक्वल टू क्या चीज, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन, और ध्यान से देखो जरा सा डिस्टेंस, तो अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, आ रहा समझ में ना, यहां से यहां तक का। तो हम क्या करेंगे, तो सर यहां से ये डिस्टेंस और इसमें यहां से ये इतना डिस्टेंस और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा ये डिस्टेंस निकल जाएगा कितना, तो सर R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन की बात करें तो ये किधर होगा, तो सर ये अलोंग ये होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है बात समझ में? अब ध्यान से देखो, पूछा जाए कि E1 बड़ा है कि E2, तो तुम देख पा रहे हो कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है। तुम्हारे दिमाग में जा रहा होगा कि सर यहाँ माइनस साइन क्यों नहीं लिया, नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो बेटा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो सोर्स चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करते। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो सोर्स चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करते, उसका मैग्नीट्यूड केवल रखते हैं। ठीक है, तो दोनों, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे और डिस्टेंस पे, तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो अब केवल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। तो ये वाला डिस्टेंस छोटा है, ये डिस्टेंस बड़ा है, तो ये देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये छोटा है तो ये फील्ड बड़ा होगा, और ये डिस्टेंस बड़ा है तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होगी। तो इसलिए हम समझ पा रहे हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2। तो हम क्या करेंगे, तो बेटा E नेट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, E नेट। क्या निकालेंगे, E नेट। और E नेट कैसे निकालेंगे जी, बताना, तो सर E1 माइनस E2 करके। कैसे निकाल देंगे, E1 माइनस E2 करके। अब क्या किया जाए, E1 में से E2 को माइनस कर दिया जाए। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान। ठीक है,
यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब आप देख पा रहे हो कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? कॉमन है। ठीक है, ये Q भी यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो यहां से बचा क्या? आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस क्या बच गया? 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आ रहा कि नहीं समझ में? ठीक है, अब बेटा हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब ध्यान से देखो हम इसका नेट कैसे निकालते हैं। पहले तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम। कैसे एलसीएम लेंगे तो ध्यान देना, ई नेट हम निकाल रहे हैं। ये एलसीएम कैसे लेंगे तो थोड़ा सा इसके लिए तुम्हें मैथमेटिक्स आनी चाहिए। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये बताओ यहाँ क्या है? हम क्या इस डिनोमिनेटर को ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान देना, कहीं लिखा हो x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो तुम्हें पता है ना ये क्या हो जाता है, और इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हो बेटा कि x माइनस वाई एक ब्रैकेट में और x प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में, और इस पूरे का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है क्या? अच्छा ये बड़ा वाला ब्रैकेट टूटेगा तो ये स्क्वायर इस पर भी आ जाएगा, ये इस पर भी आ जाएगा, माने हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मान लो ये r माइनस क्या है तुम्हारा? r माइनस एल का स्क्वायर है और r प्लस एल का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको देखो इस तरह से लिखना है। ठीक, चाहो तो तुम इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसी बात को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा ना फॉर्मूले से। क्लियर है? तो मैं डायरेक्ट ये डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख दे रहा हूं। ये हो गया तुम्हारा बेटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इससे डिवाइड करोगे आर माइनस एल के होल स्क्वायर से, तो इसका जो आर माइनस एल का होल स्क्वायर वाला पार्ट था वो कैंसिल आउट होगा और ये वाला पार्ट आकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया तुम्हारा आर प्लस एल का होल स्क्वायर और फिर माइनस, यहाँ माइनस है। ठीक है, इससे डिवाइड करोगे तो ये प्लस वाला पार्ट कटेगा, इसका आके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? ध्यान देना। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते हैं कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को वैसे ही रहने देते हैं और इस नॉमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे आप सॉल्व करोगे? ठीक है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक कर दो तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, इसमें ब्रैकेट लगा के सॉल्व कर दो तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। आ रहा समझ में ना? 2rl, और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है? मजा आ रहा है ना? अब देखो ये ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, ये भी बेटा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसल। अब क्या बच गया कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या 2rl, और ये देखो 2rl कितना हुआ 4rl अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? आ रहा समझ में कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये समझ में आ रहा है? अच्छा देखो बेटा, तो क्या हो गया, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। इसको हम कैसे लिखेंगे? अच्छा इस Q का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब फिर से इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो Q है ना इसको इसके साथ ले जाते हैं और इसको लिखते हैं 2lq। देखो इस 4rl में से 2l लेकर के Q के साथ लिखा 2lq, तो यहां से अभी क्या बचा हुआ है 2r बचा है ना। ये देखो बेटा 4rl को हम 2l इंटू 2r लिख सकते हैं, तो ठीक है ना, और इंटू में 2r
और अपॉन में क्या हो गया, तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना कि क्या हम इस 2LQ को P लिख सकते हैं। ठीक है, तो ई नेट इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ गया बेटा, तो ये 2P